रात के यही 9:30 हो रहे थे। पटना प्लेटफॉर्म पर पहले से ज़्यादा भीड़ थी। इस भीड़ को आरपीएफ और रेलवे के कुछ कर्मचारी भी काबू नहीं कर पा रहे थे। बात यह थी कि अगले दिन पेपर था पुलिस का और उसके लिए स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। उसमें से काफ़ी लखनऊ जाना चाहते थे तो बहुत बनारस। प्लेटफॉर्म पर भीड़ तो थी ही, पर बस स्टैंड पर भी स्टूडेंट्स की भीड़ थी। पद ज़्यादा नहीं थे पर एप्लीकेशंस लाखों में डली थी। ये तो यही बात थी कि एक अनार 100 बीमार। खैर, देश की हालत भी ऐसी है कि लोग रोजगार के लिए हर हथकंडे अपनाते हैं, पर फिर भी उनमें से कई खाली हाथ रह जाते। पटना प्लेटफॉर्म पर उमड़ी वो भीड़ हावड़ा से आती ट्रेन का इंतजार कर रही थी जो लखनऊ के रास्ते दिल्ली जाएगी। अनाउंसमेंट हुई और ट्रेन हॉर्न मारते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ गई। स्टूडेंट्स फटाफट ट्रेन पर चढ़ने लगे। क्या स्लीपर क्या जनरल, दोनों आज एक ही समान हो गया था। स्लीपर वाले जिन्होंने टिकट ली थी उनकी सीट रिजर्व थी, वहां पर भी स्टूडेंट्स आकर बैठ जा रहे थे। और वह करते भी क्या, आज तो स्लीपर और जनरल दोनों में कोई फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा था। दोनों में खचाखच भीड़ थी। पर वहीं दूसरी तरफ एसी में शांति थी। बाहर से आती भीड़ की आवाज एसी कोच के अंदर नहीं आ पा रही थी और ना ही भीड़। और ऐसे ही फर्स्ट एसी के H1 के पहले कैबिन में एक शख्स बैठा हुआ था जिसके हाथों में नोवेल थी। वो नोवेल से अपना मुंह बाहर निकालता है और खिड़की से बाहर की ओर झांकता है तो देखता है उस उमड़ी हुई भीड़ को। कितनी भीड़ है यार, 20,000 की भर्ती निकली है और फॉर्म भरा है 2 लाख ने। पता नहीं क्या होगा इस देश का। डिमांड इतनी है जॉब्स की और जॉब इतनी अवेलेबल है नहीं, और सबको सरकारी नौकरी चाहिए। क्या करें। वो इतना सोच ही रहा था कि उतनी देर में उस कैबिन का दरवाजा खुला। एक सुंदर सी लड़की लाल रंग की साड़ी पहने अंदर आई। वो कैबिन 4 सीट वाला था और उस लड़की की सीट उस शख्स के सामने वाली थी। तो ठीक उसके सामने आकर बैठ गई। उसने अपना सूटकेस सीट के नीचे रखा। उस शख्स ने उस लड़की को देखा। सुंदर रेशमी से बाल, बड़ी आंखें जिसे काजल की धार और सुंदर बना रही थी, गालों पर लाली और सुंदर सी मुस्कान। इसी मुस्कान के साथ उसने सामने बैठे शख्स से कहा, हाय, काफ़ी भीड़ है बाहर, बड़ी मुश्किल से मैं कोच तक आई। मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा शायद मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी, पर हाश मुझे सीट मिल गई। जिस पर वो शख्स अपने उस नोवेल को बंद करता है और साइड में रखते हुए कहता है, हाँ सही कह रही हैं आप, भीड़ तो काफ़ी है। बाय द वे, माई सेल्फ पुष्कर अस्थाना एंड मैं प्रोफेसर हूँ, मतलब था, अब बस राइटर, अब ब्लॉग्स वगैरह लिखता हूँ। वो किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था वो बताने से पहले ही वो एकदम से चुप हो गया। उसका नाम सुन वो लड़की थोड़ा सा चौंकी और बोली, ओह नाइस टू मीट यू, माई सेल्फ सोनिया रस्तोगी और मैं डॉक्टर हूँ। बाय द वे, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, पुष्कर अस्थाना, और जानते हैं जब से मैं कैबिन में आई तब से मैं सोच रही हूँ कि मैंने आपको कहीं ना कहीं देखा, और अब जब आपने अपना नाम बताया तो मुझे याद आ गया कि मैंने आपको कहाँ पर देखा है, न्यूज़ पर। आप पर इल्ज़ाम था ना कि आपने अपनी स्टूडेंट का रेप किया था और उसका मर्डर कर दिया था, पर कोई सबूत ना मिलने की वजह से आप बच गए। एकदम से पुष्कर किलसा पर छोटी मुस्कान लाते हुए बोला, मीडिया ने तो मुझे रेपिस्ट और खूनी साबित कर ही दिया, पर सच ये नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, उसके बॉयफ्रेंड ने किया था जो भी मिसिंग है, और नाम मुझ पर आ गया क्योंकि लास्ट कॉल मेरी थी। और आप जानते हैं कि मीडिया वाले टीआरपी के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं किया, और अगर किया होता तो आज मैं सलाखों के पीछे होता, ना कि फर्स्ट एसी में बैठा आराम से अपनी नोवेल पढ़ रहा होता। जिस पर सोनिया मुस्कुराती है
और कहती है, जी बिल्कुल समझती हूँ मैं, ये मीडिया वाले बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात को बताते हैं, पर सच किसी को पता नहीं चलता। वो तो अपनी अपनी बातें करते ही रहते हैं, पर किसी को भी आपकी साइड की स्टोरी नहीं पता। ये सुनकर पुष्कर कुछ कहने वाला था कि एकदम से कैबिन का दरवाजा खुला। टीटी था। सोने रस्तोगी, उसने कहा, जिस पर सोनिया ने हामी भरी। उस टीटी ने अपने टैबलेट पर उंगलियां फिराई और आईडी मांगी। आईडी मैंने मेरे पर्स में रखी है, रुको देती हूँ। अपना पर्स फरोलते हुए सोनिया बोली। उस पर्स में काफ़ी चिप्स थी, जिसे खोल खोल कर वो अपनी आईडी ढूंढ रही थी। पर टीटी आज कुछ जल्दी में था, तो कहता है, कोई बात नहीं मैम, ठीक है। इतना बोल उसने कैबिन का दरवाज़ा बंद किया और वहाँ से चला गया। तो आप कुछ कह रहे थे? सोनिया ने बात को जारी रखा, जिस पर पुष्कर कहता है, हाँ, मीडिया मेरी सच्चाई कभी नहीं दिखाएगा, मुझे कुछ करना होगा, और ये मैंने सोचा था और इसलिए मैंने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए। मेरा खुद का ब्लॉग है, मैं वहाँ पर ऐसे केसेस को कवर करता हूँ, मतलब फेक केसेस जो लोगों पर लगते हैं और ख़ासकर हम आदमियों पर, और हम पकड़े जाते हैं। ये तो मेरे मामले में कोई सबूत नहीं मिला, वरना मैं तो सलाखों के पीछे ही था। मैंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे इसके ऊपर और काफ़ी रिसर्च की, और तब मुझे पता चल रहा है कि जितने ये केसेस लगते हैं ना, रेप के या छेड़छाड़ के, उसमें से 45% फेक होते हैं, और उन 45% फेक केसेस में से 30% केसेस में लड़कों को सज़ा मिल जाती है, और 15% बस उन पे कार्रवाई चलती रहती है, कोर्ट कचहरी ये सब। और आप सोचिए इस बीच उनके दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा। मैं इन सब चीज़ों को भी कवर करता हूँ, और अब बहुत वक्त के बाद मैं अपनी साइड ऑफ स्टोरी बताने जा रहा हूँ। मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, उसमें मैं अपनी पूरी कहानी बताऊँगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। सोनिया काफ़ी गौर से उसकी बातों को सुन रही थी। देखिए सोनिया जी, मैं से हर किसी को सफाई देना नहीं चाहता, पर हम दोनों एक ही कैबिन में हैं, और हो सकता है कि मेरे पर लगे इल्ज़ाम की वजह से आप डर रहे हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या था। दरअसल हम सब एक ट्रिप पर गए थे, एक पुराने फोर्ट में, और जब शाम को वापस आए तो सुषमा और अनिकेत गायब थे। वो दोनों ही रिलेशन में थे, और सबको शक हुआ कि शायद वो कहीं होंगे। मैं अंदर गया, मैंने उन्हें काफ़ी ढूंढा, और वो मुझे फोर्ट के पिछले भाग में मिली। सुषमा, उसकी लाश थी, काफ़ी आपत्तिजनक हालत में, और मुझे अनिकेत नहीं मिला। अनिकेत गायब है, और फोरेंसिक रिपोर्ट में आया कि पहले सुषमा का रेप हुआ और फिर उसका मर्डर। पर एक चीज़ थी, उसके नाखून में चमड़ी मिली थी, जैसे उसने किसी को खरोचा हो, हाथापाई हुई हो, और मेरे भी बाएं हाथ में खरोच का निशान था। डीएनए मैच हो गया, ये एक सबूत ही था। और मेरे मैसेजेस भी दिखाए गए, जहाँ ये पता चल रहा था कि मुझे पता है कि वो दोनों रिलेशन में हैं। देखिए, अनिकेत सही लड़का नहीं था, इसलिए मैं उसे समझाता था कि तुम मेरी बेटी की तरह मेरी बात मानो, उसे छोड़ दो। मैंने उस दिन दोपहर के समय उन दोनों को फोर्ट में देखा, मतलब वो काफ़ी क्लोज थे। फिर जब सुषमा अकेली हुई तो मैं उसके पास गया। मैंने उसे समझाया कि वो लड़का तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता, पर वो नहीं मानी। फिर मैंने उसे गुस्से में मार दिया। उसने पलटकर मेरे ऊपर वार किया, और इसी हाथापाई में मेरे हाथों में खरोच आ गई, और उसके शायद नाखून में वो चमड़ी का कुछ रह गया होगा। उसके बाद मैं चला गया। मैं समझ गया कि इसे समझाकर कोई फ़ायदा नहीं। पर हुआ क्या, शक मुझ पर आ गया। खैर, मैं तो चाहता था कि वो संभल जाए, पर मैं ही फंस गया। सारा इल्ज़ाम मुझ पर आ गया, और वो निकेत भागा हुआ है। उसका मोबाइल जहाँ पर बंद हुआ था वो रेलवे स्टेशन था। मैंने कितना समझाया कि वो वहाँ से भाग गया होगा, और पुलिस वालों को वो मिल ही नहीं रहा। ज़बरदस्ती का मुझे फंसा दिया। और ये मीडिया वाले, इन्होंने तो मुझे खूनी बता दिया, रेपिस्ट बता दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, किसी पर रेप का और मर्डर का इल्ज़ाम है, जब तक वो प्रूफ ना हो क्या हम उसे रेपिस्ट और मर्डर कह सकते हैं? बस यही बात है। चलती ट्रेन के कोच H1 के उस कैबिन में एक गंभीर सिचुएशन बनी हुई थी, जहां सोनिया सारी साइड सुनती है पुष्कर की, और मुस्कुराते हुए पुष्कर को देखती है जैसे वो कुछ जानती है। अनिकेत की बॉडी अगर मिल जाएगी तो शायद कुछ हो।
सोनिया ने कहा, जिस पर पुष्कर ने बात काटी और जवाब दिया, उसकी बॉडी वो फरार है मैम, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर मरा होता ना तो कब का मिल जाता। 7 महीने हो गए इस केस को। बस इन्हीं चीज़ों को कवर करते हुए मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, जहाँ मैं अपनी साइड की स्टोरी बताऊंगा और प्रूफ के साथ। पुष्कर थोड़ा सा झुका, वो अपनी नोवेल को बैग में रख रहा था। सोनिया बस एकटक पुष्कर की ओर देख रही थी। पर आपका आर्टिकल अधूरा रह जाएगा, उसने कहा, जिस पर पुष्कर एकदम से रुका और मुंह ऊपर करते हुए बोला, मतलब? सोनिया थोड़ी आगे हुई और बोली, मैं बताती हूँ हुआ क्या था। आप पूरा सच लिखिएगा तो लोगों को आपके साइड की स्टोरी पता चलेगी। पुष्कर के हाथ एकदम से रुक गए। उसने आधे बंद बैग से अपना हाथ उठाया और सीधा बैठ गया। उसके माथे से पसीना बहने लगा, वो भी एसी कोच में। तेजी से भागती वो ट्रेन तेजी से धड़कते पुष्कर के दिल को टक्कर दे रही थी। पर ऐसी क्या बात थी जो सोनिया जानती थी और वो कहने जा रही थी?